Today's our lecture is lecture number 4 and we will cover the energy resources. एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कितनी इकसाम हैं या कितनी सूरतें हैं, आम वर्डिंग में हम उसको कहते हैं। देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी, आपको पता है कोई भी मूविंग एनर्जी जो है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। आपको के ई का पता भी है, 1/2 mv²। आपने शायद एफएससी में पढ़ा होगा, मैट्रिक में पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा दैट इट इज रिलेटेड टू द वेलोसिटी, ठीक है, एंड मैस। मैस एंड वेलोसिटी से रिलेटिंग चीज होती है। जितना मैस कम होता है इतनी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। जितना मैस कम होता है उतनी वेलोसिटी ज्यादा होती है। देन इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज रिलेटिंग टू द हाइट। आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होती है। देयर इज अ मैस, देयर इज अ वैल्यू ऑफ g, जो ग्रेविटी होती है वो होती है, एंड h इज द हाइट। मींस पोटेंशियल में एक हाइट का काफी इंफ्लुएंस है। पोटेंशियल एनर्जी मेनली डिपेंड्स ऑन द हाइट, ठीक है। Then is the mechanical is equal to kinetic energy plus potential energy। इन दोनों का जो सम है वो है मैकेनिकल एनर्जी। देन देयर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको पता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और जिस एनर्जी की फॉर्म में ये आ रही है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देयर इज द केमिकल एनर्जी। जितने भी हमारे पास केमिकल अब बैटरी है फॉर एग्जाम्पल, तो एक केमिकल एनर्जी की बेस पे चल रही है। कई केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं जिनसे हम मेडिसिन बनाते हैं, बाकी कोई ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनकी में जो एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी। देयर इज द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आपको पता होगा। एटॉमिक बम आप कंसीडर कर लें, यूरेनियम कंसीडर कर लें, प्लेटिनम कंसीडर कर लें, these all are the forms of nuclear energy। मतलब न्यूक्लियस एंड जो आपके एटॉमिक बम हैं, जो बेसिकली एटम है, वो क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी उसमें एग्जिस्ट कर रही है। दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन इज द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल वो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जिनको ना हम दोबारा बना सकते हैं ना उनको दोबारा ग्रो कर सकते हैं। ये ऐसे नेचुरल रिसोर्स होते हैं that cannot be remade or regrown at a scale comparable to its consumption। For example, कोयल, जिसको हम कोयला कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं, नेचुरल गैस है, ठीक है। तीन चीजें हमारे पास जो हैं ये नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। दीज आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। बिकॉज ये जो हैं ये शॉर्ट टाइम के बाद दोबारा रिप्लेनिश नहीं होंगे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आज तो फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर कि आज तो किसी जगह से पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट हो रहा है, किसी जगह से नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट हो रही है। माइट बी देयर आर चांसेस दैट कल को ना हो, कल को वो सिचुएशन ना हो जो आज है, कल को वहां से रिसोर्सेज खत्म हो जाएं। These are called as non-renewable energy resources क्योंकि रिप्लेनिश नहीं किए जा सकते इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। देन कोल की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द कोल, ठीक है। आपको बस नाम पता होना चाहिए। देन देयर इज अ डिसएडवांटेज के नुकसानात जो हैं, गैसेस हैं उनसे ऑक्साइड्स बनते हैं, एसिड रेन होती है, ठीक है, एंड बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। और ये सारी चीजें जो हैं ये डिसएडवांटेजेस में आती है। नेचुरल गैस है, हम किसके लिए यूज करते हैं, हम हीटिंग के लिए यूज करते हैं, कुकिंग के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज करते हैं। नेचुरल गैस जो है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं,
हाइड्रोकार्बन होता है गैस मिक्सचर, जिसमें प्राइमरली मीथेन होता है। मीथेन आपने पढ़ा होगा, एफएससी में पढ़ा होगा, मीथेन, मीथीन, मिथाइन, ठीक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो दिस इज बेसिकली एन अल्केन। तो ये जो अल्केन है ये ज्यादा होता है, प्राइमर होता है, एक प्राइमरी एलिमेंट होता है नेचुरल गैस का, बट कॉमनली इंक्लूडिंग वेरिंग अमाउंट ऑफ अदर हायर एल्कीन्स। हायर एल्कीन्स भी कुछ ना कुछ होते हैं इसमें, और कुछ स्मॉल परसेंटेज होती है CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो सेम ही डिसएडवांटेज जो है कि एसिड रेन का काज करती हैं, ग्राउंड हाउस इफेक्ट जो है वो काज करती हैं, हीटिंग ऑफ द टेम्परेचर काज करती हैं। ये सारी चीजें नेचुरल गैस हो या कोयला हो, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम आता है। ये क्रूड ऑयल विच इज obtained अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ ऑन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इट गिव्स। बेसिकली जो जमीन से चीज निकलती है वो खाम तेल होता है, जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। अब क्रूड ऑयल जो है उसको रिफाइनरी में लेके जाया जाता है, उसकी रिफाइनेशन की जाती है, उसको रिफाइन किया जाता है, उसमें डिफरेंट फॉर्म्स बनती हैं। कुछ पेट्रोलियम बन जाता है, कुछ डीजल बन जाता है, कुछ गैसोलीन बन जाता है, कुछ कैरोसिन ऑयल बन जाता है। एंड देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट रिफाइंस, ठीक है। अब कुछ हाई ऑक्टेन का पेट्रोल होता है, कुछ लो ऑक्टेन का पेट्रोल होता है। तो देर आर द मच डिफ्रेंशिएशन बिटवीन दीज थिंग। लेकिन जो अर्थ से एक्सट्रैक्ट होता है वो है क्रूड ऑयल, खाम तेल। उसको आगे रिफाइनरी में जब लाया जाता है, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, उधर से पता चलता है कि ये चीज डीजल है, ये चीज गैसोलीन है, जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं, ये चीज कैरोसिन ऑयल है। तो ये चीजें जो हैं मुख्तलिफ जो हैं वो उसकी फ्रैक्शंस बनती हैं। इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? गैसेस लाइक CO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर प्रोड्यूस ऑन कंबस्शन। इनके जलने से, और फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम जो है वो यूज हो रहा है हमारे ऑटोमोबाइल्स में। तो उनकी कंबस्शन, उस ऑटोमोबाइल में क्या होती है, कंबस्शन होती है, उससे धुआं निकलता है और CO2 NO गैसेस जो है प्रोड्यूस होती हैं। देन द रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनको बार बार रिन्यू करके लिया जा सकता है, वो खत्म नहीं होते, उनके कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं होती कि ये खत्म हो जाए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये सनलाइट हो सकती है, विंड हो सकती है, रेन है, टाइड्स है, एंड जियोथर्मल, that can be replenished in a short period of time। को दोबारा हासिल किया जा सकता है in a very short period of time। अब फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो क्या है? हम बिजली बना रहे हैं किससे? विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। अब वाटर जो है डैम में आता है और उसका ग्रेडियंट होता है, अपर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की तरफ जाता है। उसके अंदर टर्बाइंस लगी होती हैं और फैंस लगे होते हैं, जनरेटर्स लगे होते हैं। अब वो वाटर जब अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ आता है, वो टर्बाइंस को रन करता है, उससे जनरेटर्स चलते हैं, एंड देयर कम्स द इलेक्ट्रिसिटी, और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। दिस इज द ग्राफिकल पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। देन द विंड एनर्जी। ये मैकेनिकल पावर को जनरेट करने के लिए विंड जो है यूज की जाती है। ये काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। अब क्या होता है, जब हवा चलती है तो विंड टर्बाइंस चलती हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, उनकी मूवमेंट होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल पावर में ट्रांसफर होती है। फिर जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो ये एक बड़ा मैकेनिज्म है। जहाँ पे ज्यादा हवाएं चलती हैं, जिन इलाकों में फॉर एग्जाम्पल कराची है और इस साले समुद्र वाले इलाके हैं, इधर ज्यादा हवाएं चलती हैं। हवाओं के चलने से क्या होता है, वो जो उन्होंने ऊपर ऐसे पंखे नुमा स्ट्रक्चर लगाए होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा मूव करते हैं,
और वो काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फिर वो मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जनरेटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। विंड की जो स्पीड है वो मिनिमम 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ठीक है। देयर इज द बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है। बायोमास बेसिकली जो भी हमारे एनिमल्स हैं वो ग्रेजिंग करते हैं, ग्रेजिंग के बाद उनका जो बेसिकली स्टूल्स होते हैं, उन उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उनको हम क्या करते हैं, उनके स्टूल्स को डालते हैं एक रिफाइनेशन में। ठीक है। उधर से गैस जनरेट होती है, और वो गैस जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी काम करती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है। वो टर्बाइंस को भी रन कर सकती है, वो जनरेटर्स को भी रन कर सकती है, एंड देन देयर कम्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बायोमास एनर्जी को कहते हैं। देन इज द जियोथर्मल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में नीचे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वो जियोथर्मल, थर्मल का मीन होता है हीट, जियो अर्थ। ठीक है। दिस क्लियर दैट द हॉट वाटर जो है, ठीक है, या नीचे जो हॉटनेस है उससे टर्बाइंस का चलना, देन जनरेटर्स का चलना, जो कन्वर्ट करते हैं दैट एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये थी बेसिक बेसिक चीजें रिन्यूएबल के बारे में। देन द सोलर एनर्जी। सोलर जो है, आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि आजकल लोगों में बहुत ज्यादा रुझान आया हुआ है कि वो सोलर सिस्टम यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो एक सोलर सिस्टम, सोलर पैनल्स की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, जो बेसिकली चलते किससे हैं, सनलाइट से चल रहे होते हैं। ठीक है। और सनलाइट जब उन प्लेट्स पे पड़ती है तो दैट कन्वर्ट्स द सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज। देन इज देयर कम्स अ डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब जो रिन्यूएबल होते हैं और जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं इनको हम रीन्यू नहीं कर सकते इन शॉर्ट टाइम। देयर नीड्स मोर टाइम फॉर देयर रिन्यूएबल, फॉर देयर टू बिकम रिन्यूएबल। लेकिन जो रिन्यूएबल होते हैं उनको हम शॉर्ट टाइम में दोबारा रीन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट को कंसिडर कर लें। अब सनलाइट है, शाम होती है, फिर सुबह होती है, चंद ही घंटों के बाद फिर दोबारा सनलाइट आ जाती है, दैट इट कैन बी रिन्यू। दिस डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन टू द एनवायरमेंट। मतलब जो रिन्यूएबल होते हैं ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते एनवायरमेंट में, लेकिन नॉन रिन्यूएबल के आपको मैंने डिसएडवांटेजेस बताए हैं, वो जो है पॉल्यूशन एनवायरमेंट में काज करते हैं। दीज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। जो रिन्यूएबल होते हैं ये फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं, ये हमें कुदरत के फ्री गिफ्ट्स हैं। देन द नॉन रिन्यूएबल, दीज आर नॉट द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये नॉन रिन्यूएबल जो हैं ये फ्री गिफ्ट नहीं होते। बेसिकली नॉन रिन्यूएबल में हमें काफी चीजें जो हैं ह्यूमन रिसोर्सेज से लेनी पड़ती है। Then the air, water and solar energy are some of the renewable resources. Then जो उधर है नॉन रिन्यूएबल, मिनरल है, ऑयल है, कोयल है। ठीक है। तो ये चीजें आपकी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाती हैं। ये आ जाता है जिनका डिफरेंस। ठीक है। देन कम्स द न्यूक्लियर एनर्जी। हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है बेसिकली है क्या, और इसमें क्या क्या चीजें जो हैं वो इंक्लूड है। इट ऑल स्टार्टेड इन 1940s आफ्टर द शॉक एंड हॉरर ऑफ द वॉर एंड द यूज ऑफ एटॉमिक बम। आपको मैंने आगे बताया कि जितना भी एटॉमिक बम क्रिएशन है, ये दैट्स ऑल द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी promised to be peaceful spin off of the new technology, helping the world get back on its feet. One thing was certain, the future is atomic. Just a few years later, there was a sort of nuclear age hangover. As it turned out, nuclear power are very complicated and very expensive. Turning physics into engineering was easy on paper but hard in real life. But there was many people
who didn't just want to abandon the promise of atomic age and exciting new technology, the prospect of enormously cheap electricity, and the prospect of being independent of oil and gas imports. अच्छा, अब मैंने आपको रीड करके ये बताया, अब मैं आपको इसके बारे में वैसे बताता हूँ। 1940 में एक न्यूक्लियर एनर्जी की टेक्नोलॉजी आई। बेसिकली इसको हम पीसफुल पर्पस के लिए कम यूज कर रहे हैं, हम इनको हार्मफुल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। हम ज्यादा इसको फोकस्ड कर रहे हैं कि ये एटॉमिक बम क्रिएशन करे, एटॉमिक बम हम बनाएं, ठीक है, और हम जो है उसको मुखालिफ मुल्कों के लिए, जो हमारे अपोनेंट्स हैं उनके लिए रख दें संभाल के, जब जरूरत पड़े तो हम उसको यूज करें। बट दैट्स नॉट द पर्पस। अगर हम इसको दूसरे पर्पस की तरफ लेके चलें कि हम इससे क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, हम इससे ऑयल और गैस इंपोर्ट जो हम कर रहे होते हैं उससे छुटकारा हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। हमें ऑयल और गैस इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करें, न्यूक्लियर पावर को यूज करें अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, अपनी सारी नीड्स को प्रोड्यूस जो है फुलफिल करने के लिए। बट दैट्स आवर, इसको बदकिस्मती कर लें, अनफॉर्चुनेशन कह लें कि हम जो हैं हम इसको हार्मफुल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी फाइनेंस आर came in early 1970s when war in Middle East caused oil prices to skyrocket worldwide. After that, a surprising underdog candidate won the day, the light water reactor. अब आपको थोड़ी सी इसके बारे में इंपॉर्टेंस बताई गई है। इसकी इंपॉर्टेंस कब सामने आई, जब एक मिडिल ईस्ट में वॉर स्टार्ट हुई और जो है ऑयल प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, फिर उसको न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ लाया गया चीजों को, तो उसकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा सामने आई। अच्छा, अब ना ये चीजें तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आ जाती है, लेकिन जो लास्ट लाइन है ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम यूरेनियम, 1 ग्राम यूरेनियम से एनर्जी कितनी हासिल की जाती है, दैट इज 2.5 मिलियन टाइम्स एनर्जी बाय बर्निंग द कोल। आप अंदाजा लगाएं कि 1 ग्राम कितना होता है यूरेनियम, आप 1 ग्राम कोयला ले लें, लेकिन इनकी जो एनर्जी डिफरेंस है 2.5 मिलियन टाइम्स, ठीक है, 25 लाख मर्तबा ज्यादा एनर्जी होती है यूरेनियम की देन द कोल। दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विद योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ये है जी न्यूक्लियर एनर्जी का एक पिक्टोरियल। ये क्या है कि बेसिकली कि न्यूक्लियर एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, हम टरबाइन चला सकते हैं, देन जनरेटर्स को ऑपरेट किया जा सकता है जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। देन कम्स न्यूक्लियर एनर्जी एंड द डेवलप्ड वर्ल्ड। जो हमारी दुनिया डेवलपमेंट कर चुकी है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको हम डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं। The continued growth of the world population and gradual increase of people living standard in the developing countries have sped up the exhaustion of the fossil fuel. जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड जितने बेहतर होते जा रहे हैं उस वजह से हमने फॉसिल फ्यूल, जो मैंने आपको पहले बताया, कोयला है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, उसकी एग्जॉस्शन हमने ज्यादा स्पीड अप कर दी है। फॉर एग्जांपल पहले जो है लकड़ियों या ऐंथन की मदद से खाने बनाए जाते थे, अब नेचुरल गैस यूज की जा रही है। दैट्स व्हाई देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ द नेचुरल गैस। आजकल आपने देखा होगा कि सर्दियों में गैस मिलती ही नहीं है, गैस आती ही नहीं है। उसकी रीजन क्या है? द रीजन बिहाइंड इज दैट द नंबर ऑफ द यूजर्स आर मोर देन द टोटल रिजर्व्स। Non-continuous supply of the wind and solar power generation resources constraint for the hydropower and biomass. Wind और solar power generation जो है उनकी नॉन कंटिन्यूस सप्लाई है। सोलर पावर आप देखें कि दिन को ही सनलाइट होगी, दिन को ही सोलर पावर चलेगी। विंड पावर जो है कभी कोई आंधी आएगी तभी चलेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली रीस्टेट्स हैं फॉर हाइड्रो पावर एंड बायोमास। These set barriers on fulfilling world's energy demand in near future.
और ये चीजें बैरियर क्रिएट कर देती हैं कि हम जो है एनर्जी डिमांड को इन नियर फ्यूचर पूरा नहीं कर सकते। अब न्यूक्लियर एनर्जी के इन कंट्रास्ट टू दैट फायदे क्या है? नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन द सिटीज में डबल, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, क्लाइमेट चेंज फैक्टर आएगा, उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी एवॉल्व होती जाएंगी चीजें। UK government's new energy policy paper, UK has 15 reactors generating about 21% of its electricity। 15 रिएक्टर्स हैं न्यूक्लियर यूके के पास जो उसकी 21% जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को अपने जिम्मे लेते हैं, वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। The UK has implemented a very thorough assessment process for the new reactors design and their setting। अब उन्होंने नेक्स्ट जो है इसको न्यू रिएक्टर्स को डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया है कि इससे एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन हैज कमेंस्ड ऑन द फर्स्ट ऑफ द न्यू जनरेशन ऑफ द प्लांट्स, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट हो गई है बिकॉज दे नो दैट न्यूक्लियर एनर्जी इज फेवरेबल फॉर देम। अच्छा, अब ये चीजें हमने डिस्कस कर ली, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, हमने उनके बारे में एक बड़ा एक्सप्लेनेटिव टच लिया। देन देयर इज अ बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी होती क्या? It is the process of using living organisms or their enzymes। कि living organisms को यूज करना या उनके enzymes को यूज करना या उनके molecules को यूज करना और their molecules to obtain products। ऐसी चीजों को यूज करके क्या चीज हासिल करना? प्रोडक्ट्स हासिल करना जो इंसानियत की वेलफेयर के लिए यूज हो सके, या ऐसे प्रोसेस डेवलप करना जो इंसान की वेलफेयर के लिए, मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए यूज हो सके, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी की आपको डेफिनेशन मस्ट पता होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू है। इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर एंजाइम्स और देयर मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन प्रोडक्ट्स और टू डेवलप प्रोसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। देन इज द सेकंड डेफिनेशन कि कोई ऐसे बायोलॉजिकल सिस्टम को इस तरह से मॉडिफाई करना या मैनिपुलेट करना, ठीक है, जो बेसिकली डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए यूज हो जाए। देन देयर कम्स अ बेसिक थिंग्स के प्रिंसिपल्स क्या हैं बायोटेक्नोलॉजी के। फर्स्ट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमने जीन्स को क्रिएट करना, उनको मॉडिफाई करना सीख लिया है। हम जीन्स को, जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है? किसी एक ऑर्गेनिज्म का जीन लेते हो आप, उसको आप मॉडिफाई करते हो, फिर वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसको इंसर्ट कर देते हो, दैट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। The process and the principle of the genetic engineering is to modify the existing organism by changing the genetic material in them। उसका जो genetic material उसको change करते हैं। It mainly includes the recombinant DNA technology। recombinant DNA technology basically यही है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म से DNA एक्सट्रैक्ट करते हो, उसमें चेंजिंग्स लाते हो, उसमें जो चेंजिंग्स आएंगी दोबारा उनमें उसको इनॉकुलेट कर देते हो। उससे क्या होगा कि उसके जो जीन्स में चेंजिंग आएंगी और उसके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे उनकी जो क्वालिटीज होंगी वो रेदर डिफरेंट होंगी, वो जो है इंसान अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकेगा, ठीक है। ability to isolate gene from organism and transfer it into host to change the genetic material of the host organism। genetic material जो है उसको चेंज करना है ताकि जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म या नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आए उसमें चेंजिंग्स नजर आ सके। Then there comes the chemical engineering, maintenance of sterile products। Modern biotechnology raised the pharmaceutical industries to peak point। Its application resulted in many biotechnologies products in both in terms of quantity and quality। अब देखिए, केमिकल इंजीनियरिंग इस तरह की गई कि बेसिकली जो हमारी मेडिसिन्स हैं उनमें इस तरह की चेंजिंग लाई गई कि that will react something different, वो किसी और चीज की तरह रिएक्ट करेंगी। एंटीबायोटिक्स हैं, एंजाइम्स हैं, वैक्सीन्स हैं, इनमें बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग की जाती है। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को चेंज किया जाता है, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को अपने मुताबिक रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो दैट्स द केमिकल इंजीनियरिंग।
देन इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या है, यूज क्या है, एग्रीकल्चर में इसका क्या यूज है। हेर्बिसाइड्स, हेर्बिसाइड्स क्या होते हैं, जो जड़ी बूटियों को मारने वाले केमिकल्स होते हैं जिनको स्प्रेज कहते हैं, दैट्स आर द हेर्बिसाइड्स। देन द पेस्टिसाइड्स, जो इंसेक्ट किलिंग केमिकल्स होते हैं, जो बेसिकली कीड़े मकोड़ों को मारते हैं, उनको हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। आपको इन तीनों का पता होना चाहिए, हेर्बिसाइड्स किनको कहते हैं, पेस्टिसाइड्स किनको कहते हैं। यूज्ड टू एलिमिनेट द क्रॉप एनिमीज, ये बेसिकली जड़ी बूटियां और इंसेक्ट जो क्रॉप्स को तबाह कर रहे होते हैं उनको किल करने के लिए हम स्प्रे करते हैं, किसका, हेर्बिसाइड्स का, और किसका, पेस्टिसाइड का। सच केमिकल आल्सो कॉज डैमेज टू क्रॉप प्लांट, ये केमिकल्स जो हैं ये बेसिकली क्रॉप को भी नुकसान देती हैं, बट ज्यादा नुकसान मारती किसको है, पेस्ट को मारती हैं, ठीक है, और हर्ब्स को मारती हैं, वीड्स को मारती हैं, उससे फायदा ज्यादा होता है, नुकसान कम होता है। यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट इंसर्ट वीट रेजिस्टेंस एंड पेस्ट रेजिस्टेंट जीन इन द प्लांट। लेकिन ये तो था जी पुराना मेथड हेर्बिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, कि हम स्प्रे कर लें, हम जड़ी बूटियों को मार लें, हम जो है कीड़े मकोड़ों को मार लें, यूजिंग द स्प्रेज, यूजिंग द हेर्बिसाइड, यूजिंग द पेस्टिसाइड। बट बायोटेक्नोलॉजी ने क्या चीज लाई, क्या इनोवेशन आई, उन्होंने इस तरह के जीन इंसर्ट कर दिए प्लांट के सीड में कि ना तो वीड वहां पे उग सकेगी, जड़ी बूटी उग सकेगी, ना उसको कोई इंसेक्ट जो है वो नुकसान पहुंचा सकेगा, कि उनमें वीड रेजिस्टेंस एंड द पेस्ट रेजिस्टेंस जीन होंगे, ठीक है। The major crops that have been modified are maize, इसको मकई कहते हैं, wheat, rice, canola, potato, soybean and cotton etc. तो ये जो क्रॉप्स हैं इनको मॉडिफाई किया गया है that they will not be affected by any weed, by any pest, they will be weed resistance and pest resistant. Then health में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा। Biotechnology techniques are also used for curing diseases and improving health. डिजीज को क्योर करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी जो है वो टेक्निक्स यूज होती रही हैं। The diseases for which previously no adequate treatment was available can now be treated using biotechnology techniques. आज बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी बीमारियां जिनका पहले कोई इलाज नहीं था, there were no nothing to cure them, कोई उनका ट्रीटमेंट नहीं था, तो उनका आज उनका आज जो है ट्रीटमेंट है। Various biotechnology products which are used to save the life include, ऐसे बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो बेसिकली जाने बचाने का काम करते हैं। दे आर द सर्वाइवल, इंसुलिन है, डायबिटिक्स यूज कर रहे होते हैं जिनको शुगर का मर्ज होता है, जिनकी शुगर कम हो जाती है, जिनके इंसुलिन लेवल कम हो जाता है, तो इंसुलिन बेसिकली एक बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। फिर वैक्सीन्स हैं, ये हम इन्फेक्शियस डिजीज के लिए यूज करते हैं। कोई भी इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो हम उसके लिए वैक्सीन यूज करेंगे। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि वायरल कोई भी बीमारी हो उसका कोई ट्रीटमेंट एज सच नहीं होता, उसकी वैक्सीन होती है उससे बचाव की, लेकिन जब वो आ जाती है बीमारी तो उसका क्या होता है, उसका जस्ट स्पोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, उसका कोई सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है। अब आप कोविड-19 को ले लें, कोविड-19 जो है दैट वाज बेसिकली अ वायरस एंड इट हैड द वैक्सीन, जस्ट नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, नो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जस्ट द सपोर्टिव ट्रीटमेंट वाज गिवन टू द पेशेंट्स। देन देयर इज कम ग्रोथ हार्मोन्स, ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ को, रिटार्ड ग्रोथ को जो है कंटिन्यू करते हैं, जिन लोगों की ग्रोथ जो है रुक जाती है। कुछ हार्मोन्स इस तरह के होते हैं जो बेसिकली रोक देते हैं ग्रोथ को। ये ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं। देन इज अ बीटा एंडोर्फिन, ये बेसिकली एक ऐसी ड्रग है जो एज अ पेन किलर, एज अ एनाल्जेसिक जो है यूज की जाती है, ठीक है।
देन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या होते हैं? ये एंटीवायरल प्रोटीन्स होती हैं। तो बीटा एंडोर्फिन क्या है? ये पेन किलर ड्रग है, दैट इज आल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एंड इंटरफेरॉन इज आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हेल्थ में इस बायोटेक्नोलॉजी का फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और एग्रीकल्चर में आपको मैंने बताया कि पेस्टिसाइड्स का यूज करना और हेर्बिसाइड्स का यूज करना जो क्रॉप के लिए नुकसानदेह होता था, लेकिन अब क्या हुआ कि with the help of biotechnology there are weed resistant and the pest resistant genes, ठीक है। तो ये थे एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। देन उसमें एनवायरनमेंट, जो बेसिकली एनवायरनमेंट के रिलेटिंग जो बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस हैं, इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स होते थे लाइक पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, सीवेज, वाटर, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से रिजॉल्व हो रहे हैं। Microorganism example, genetically modified bacteria are used to treat sewage and refuse. They may also be used to clear spilled oil. Microbes which are used as biopesticides, biofertilizers, biosensors are being developed using biotechnology techniques. मुख्तलिफ माइक्रोब्स तैयार किए जा रहे हैं जो बेसिकली किसका रोल प्ले करेंगे? एज बायोपेस्टिसाइड, बायोफर्टिलाइजर, बायोसेंसर, ठीक है, जो सेंस करेंगे कि देयर इज रॉन्ग समवेयर। तो बायोटेक्नोलॉजी के से ऐसे जो है माइक्रोब्स जो है बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा टाइम कम रह गया है, तो वी विल अगेन ज्वाइन एंड विल कंप्लीट द लेक्चर।